हेलो बच्चों, आपका TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैंने जो बच्चे UPMRC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर लगा है 5 दिन बाद, उनके लिए ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बनाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप रिंग का निर्माण होता है, कॉपर से होता है, कार्बन से होता है, फास्फर ब्रॉन्ज से होता है, एल्युमिनियम से होता है। तो जो स्लिप रिंग होती है, ठीक है बेटा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये फास्फर ब्रॉन्ज। देखिए, जो स्लिप रिंग होती है ये क्या करती है? DC लेती है और इसको AC में कन्वर्ट करती है। ठीक है, DC लेती है और उसको AC में कन्वर्ट करती है। ये फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। इसका अल्टरनेटर में जो होती है स्लिप रिंग 2 होती है और आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपकी 3 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉगिंग किस में होती है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में होता है, DC सीरीज मोटर में होता है, कंपाउंड जनरेटर में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है। तो बच्चा, जो कॉगिंग होती है, कॉगिंग क्या होती है? जब रोटर के स्लॉट्स और आर्मेचर के स्लॉट्स बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है? इंडक्शन मोटर में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉगिंग। कॉगिंग किस में हो गया? आपकी इंडक्शन मोटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में टार्क होता है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लिप के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लिप के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नन। तो जो आपका टार्क होता है वो क्या होता है? स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये आपका टार्क रेजिस्टेंस, रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वो जो सप्लाई होती है जो आपका EMF होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो लोड कंडीशन में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा 0.2 लैगिंग होगा, 0.5 लीडिंग होगा, 0.2 लीडिंग होगा, यूनिटी होगा। तो नो लोड कंडीशन पे जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसका जो आपका पावर फैक्टर होता है ये होता है 0.2 लैगिंग होता है। ठीक है, और लोड पे 0.8 होता है। ठीक, RCC पोल्स का स्पैन होता है। स्पैन मतलब क्या होता है? दोनों पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको स्पैन बोलते हैं। ठीक, वो कितना होता है? 80 से 100 मीटर, 40 से 50 मीटर, 60 से 100 मीटर, 300 से 500 मीटर। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? RCC में क्या होता है? 80 से 100 मीटर होता है। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बूस्टर, एक बूस्टर है। DC कंपाउंड जनरेटर को कहते हैं बूस्टर, DC सीरीज जनरेटर को कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, शंट जनरेटर को कहते हैं। तो जो आपका DC सीरीज जनरेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग DC ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक है, चलिए। इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, नन होता है। तो इंडस्ट्रियल लोड का जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है? लैगिंग होता है। ओवरहेड लाइन में प्रयोग होता है, कॉपर कंडक्टर यूज़ होगा, ACSR कंडक्टर यूज़ होगा, एल्युमिनियम और नन। तो बच्चों, आजकल जो है हम लोग ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कोरोना लॉसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस रिले का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इम्पीडेंस रिले का, महो रिले का, रिलेक्टेंस रिले का, ठीक है, और नन। तो जो आपकी महो रिले होती है उसका प्रयोग हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक है, किस रेगुलेशन को बेस्ट माना गया है? 50% को, 20% को, 10% को और 2% को। तो वोल्टेज रेगुलेशन तो सबसे अच्छा तो आपका 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माना गया आपका 2% को। 2% को ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन को अच्छा माना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। सर्ज रेजिस्टेंस होता है केबल का,
एक केबल होती है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक, 5 ओम होगा, 20 ओम होगा, 50 ओम होगा, 500 ओम होगा। तो बच्चों क्या होता है, ये आपका 50 ओम होता है। RLC पैरेलल सर्किट का पावर फैक्टर होता है 0 होता है, 0.08 लैगिंग होता है, 0.8 लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आंसर? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको रिजोनेंस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिफ्ट, ठीक। एलिवेटर्स में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों हम लोग लिफ्ट या एलिवेटर्स में कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग होता है, शंट मोटर में होता है, सीरीज मोटर में होता है, शंट और कंपाउंड दोनों में होता है, नन। देखिए सीरीज में तो हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग सीरीज में करते हैं। और जो शंट और कंपाउंड होती है इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की दक्षता होती है 50% होती है, 90% होती है, 70% होती है, नन होती है। तो बच्चों जो डीसी मोटर होती है उसकी दक्षता कितनी होती है? 50%, 35 से 50% इसकी दक्षता होती है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है, लो होता है, अराउंड 500 ओम होता है, 1000 ओम होता है, अनंत होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो होता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, कह रहा है जो आपका डीसी मशीन में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है जिसके कारण क्या होती है, वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, उसका वैल्यू कितना होता है? 2% से लेकर 3% होता है, 10% से लेकर 15% होता है, 20 से 25%। तो बच्चों क्या होता है? 2% से लेकर 3% होता है। डीसी जनरेटर को डैश को कम करने के लिए लोड सेंटर के पास स्थापित किया जाता है, ठीक है। देखिए डीसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। और कहाँ स्थापित करते हैं? हम लोग लोड सेंटर के पास स्थापित करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किसको कम करने के लिए हम लोग करते हैं? आयरन लॉसेस, स्पार्किंग, लाइन लॉसेस, कोरोना लॉसेस। तो हमने बताया था जो डीसी जनरेटर होता है इसका एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। बूस्टर मतलब जहाँ कमी होगी, ठीक। तो क्या होगी? लॉसेस जब होंगे तो वोल्टेज कमी होगी, तो लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। किस ब्रेकिंग का प्रयोग एलिवेटर्स में होता है? प्लगिंग का, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का, नन। तो बच्चों ये तीनों ब्रेकिंग है, तीनों ब्रेकिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि आप लोग यूपीएमआरसी का पेपर देने आ रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्लगिंग, ठीक। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है, 0 होगा, 1000 ओम होगा, 10 ओम होगा, अनंत होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, ठीक। ट्रांसफार्मर का तेल मुक्त होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल यूज़ करते हैं, कौन सा तेल यूज़ करते हैं? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो हम लोग सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल मतलब खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये किससे मुक्त होना चाहिए? स्लस मतलब कीचड़ से, गंध से, ऑडियर, गैस से या मॉइस्चर। तो बच्चों क्या होता है? ये नमी से मुक्त होना चाहिए, ठीक। इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? शीतलन और नमी को, जो ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं? शीतलक और स्नेहक के रूप में करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। लीकेज फ्लक्स डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करेगा, लोड करंट एंड वोल्टेज पे डिपेंड करेगा बच्चों, लोड करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, नन। तो बच्चों जो लीकेज फ्लक्स होता है वो हमेशा लोड करंट पे डिपेंड करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है? प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का, लो वोल्टेज वाइंडिंग का, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का। तो बच्चों जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसका क्या होगा? क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? कम होगा।
यूनिवर्सल मोटर रन करती है एसी पर, डीसी, एसी दोनों पर, डीसी पर नन। तो बच्चों जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है ये क्या कहलाती है, इसका जो गुण होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है डीसी सीरीज़ मोटर से मिलती जुलती है, और इसको हम लोग एसी सीरीज़ मोटर भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये बेशर्म मोटर होती है। ये क्या होती है, एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग मिक्सर में करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर समानता चलती है, किस पावर फैक्टर पे चलती है पूछा है। 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ये 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे। हिस्टोलिसिस मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो ये जो मोटर होती है पंखों में यूज़ होती है, ये आपकी क्या होती है मिक्सर में यूज़ होगी। टेप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टोलिसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अल्टरनेटर के रोटर को चाहिए। जो आपका अल्टरनेटर का रोटर जो होता है वो क्या होता है, बहुत लेजी होता है, बहुत आलसी होता है। ठीक, तो उसको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए, पल्सेटिंग डीसी चाहिए। तो बच्चों उसको हमेशा क्या चाहिए होता है, हमको डीसी चाहिए होता है। ठीक, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, या आपका पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, या बैटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अल्टरनेटर के रोटर के पास होते हैं 4 स्लिप रिंग होगा, 3 स्लिप रिंग होंगे, 2 स्लिप रिंग होंगे, 9 स्लिप रिंग होंगे। 3 स्लिप रिंग जो होते हैं आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें आपके स्लिप रिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अल्टर्न में बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यूजेटी का मुख्य उपयोग क्या है। रेक्टिफिकेशन में, रेगुलेटर सर्किट में, एम्पलीफिकेशन में, ट्रिगरिंग सर्किट में। तो यूजेटी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगरिंग सर्किट में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको 29 MCQs बताए हैं। कल आपको और MCQs हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छाँट छाँट के लाता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।